नमस्कार। आज की क्लास में हम पेपर सेकंड में संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तावना या प्रीएम्बल क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि किसी भी संविधान में सर्वप्रथम प्रस्तावना लिखी जाती है। वो किसी भी संविधान होता है, वो उसके दर्शन को अगर हम सार रूप में प्रस्तुत करें तो वो उस सार रूप में प्रस्तुत करने वाली जो संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है, शॉर्ट फॉर्म में जो उसको प्रस्तुत किया जाता है, उसके सार को, पूरे संविधान को जो 395 अनुच्छेद लिखे गए हैं, उनको अगर शॉर्ट फॉर्म में प्रस्तुत करने वाली अभिव्यक्ति होती है, उसको हम प्रस्तावना का नाम दे सकते हैं। तो किसी भी संविधान के दर्शन को सार रूप में प्रस्तुत करने वाली संक्षिप्त अभिव्यक्ति प्रस्तावना होती है। अब देखते हैं कि प्रस्तावना का प्रचलन कब से हुआ है। कि तो आप पाएंगे कि सबसे पहले जो अमेरिकी संविधान निर्माताओं थे, उन्होंने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था। और इसके बाद जैसे जैसे विभिन्न देशों ने अपने संविधान बनाए, तो उसमें से कई देशों ने इसे महत्वपूर्ण मानकर इसे संविधान में भी शामिल किया। और इसी प्रकार भारतीय संविधान सभा ने भी प्रस्तावना को शामिल करने पर अपनी सहमति जताई थी। और ये जो भारतीय संविधान में शामिल की गई प्रस्तावना है, वो वस्तुतः वही है जो 22 जनवरी 1947 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। वही एक प्रस्तावना का आगे चलकर रूप धारण किया था उसने। और उस उद्देश्य प्रस्ताव में जिन मूल आदर्शों पर स्वीकृति बनी थी, वही आगे संविधान के कई उपबंध बने थे। तो उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना मिलकर ही भारतीय संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। अब अगर हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो कई चीज़ों पर हम विचार करेंगे कि क्या प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है, हमारे संविधान की कंटेंट क्या है प्रीएम्बल का। प्रस्तावना जैसे कि आप सभी को याद भी होगी या पता भी होगा, मूल संविधान में शामिल थी, परंतु 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द, समाजवादी, सोशलिस्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये शब्द 3 जोड़े गए थे प्रस्तावना। और इन 3 शब्दों के जुड़ने के बाद जो वर्तमान स्वरूप है प्रस्तावना का, वो इस प्रकार है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, समानता, तो इस प्रकार ये प्रस्तावना हम इस तारीख को इसको अंगीकृत आत्मर्पित करते हैं। तो ये प्रस्तावना की विषय वस्तु है जो आप सभी को याद होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि प्रस्तावना की यूटिलिटी क्या है, उपयोगिता क्या है। देखो, प्रस्तावना सिर्फ दिखावे की वस्तु नहीं होती है, और न ही ये संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत राजनीतिक आदर्शों की औपचारिक घोषणा मात्र है। इसके कई महत्वपूर्ण उद्देश्य भी होते हैं, जो हम अब देखेंगे कि प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है। जो पहली मुख्य उपयोगिता है वो है कि संविधान के स्रोत का परिचय करवाती है हमें। वो किस तरीके कराती है, तो प्रस्तावना हमें बताती है कि संविधान का स्रोत क्या है, भारत के लोग अर्थात भारत की जनता है। प्रस्तावना की शुरू में ही एक वाक्यांश प्रयुक्त किया गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ द इंडिया। वो इसकी पूर्ति करता है प्रयोजन की कि प्रस्तावना का स्रोत क्या है। और ये वाक्य भारत की जो राज्य व्यवस्था है उसके लोकतांत्रिक पक्ष को भी प्रस्तुत करता है, क्योंकि लोकतंत्र में कानूनों का स्रोत कौन होता है, जनता होती है। तो
पहली उपयोगिता इसकी यही है कि प्रस्तावना संविधान के स्रोत का परिचय किस प्रकार कराती है। दूसरा हम देखते हैं कि प्रस्तावना की क्या उपयोगिता है। प्रस्तावना है वो भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति का भी परिचय देती है। प्रकृति किस प्रकार की है, भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति किस टाइप की है, ये सब भारतीय संविधान की प्रकृति है। लोकतांत्रिक है या संसदीय व्यवस्था है, किस प्रकार की ये है, इसके बारे में प्रभुत्व संपन्न है या सोवरन है या किस प्रकार समाजवादी है या पूंजीवादी है, इसके बारे में हमें ये जानकारी देता है। तो इसमें 5 शब्द विशेष महत्व के हैं। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोवरन। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि भारत है वो अपने आंतरिक अर्थात एक अपनी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत, जो उसकी क्षेत्रफल है उसके अंतर्गत, और विदेश संबंध दूसरे देशों के साथ और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ जो संबंध होंगे उनके मामलों में कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने की ताकत रखता है और वह उसे किसी भी अन्य विदेशी सत्ता के अधीन नहीं मानता है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या हो गया कि भारत अपने आंतरिक और विदेश मामलों में कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने की ताकत रखता है और किसी भी अन्य सत्ता के अधीन नहीं है। दूसरा जो शब्द है महत्वपूर्ण, वह है समाजवादी, सोशलिस्ट। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भारत की राज्य व्यवस्था की जो संरचना होगी वो समाजवादी विचारधारा के अनुरूप बनाई गई है। एक बात ध्यान देने वाली है कि ये शब्द हमारे मूल संविधान की में नहीं था, मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसको जैसा कि मैंने पहले बताया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। अब हम देखते हैं कि समाजवाद का जो स्वरूप है वो किस टाइप का है भारत की राज्य व्यवस्था। समाजवाद हम आगे पढ़ेंगे विचारधारा के रूप में आगे की क्लासों में, तो उसमें हम डिटेल में जानेंगे। बेसिकली हम देखते हैं कि समाजवाद जो मुख्यतः यूरोप के समाजवाद या फिर भूतपूर्व सोवियत संघ का समाजवाद था, वहाँ पर उसको मुख्य रूप से वही समाजवाद माना जाता है। परंतु जो भारतीय समाजवाद है वो अन्य तरीके का समाजवाद था, जिसमें निजी संपत्ति को और निजी उद्यमशीलता का खात्मा नहीं किया गया, बल्कि आर्थिक न्याय की धारणा को लोकतंत्र के साथ मिलाकर चलाया गया है। समाजवाद में वैसे माना जाता है कि सब कुछ सरकार ही काम करती है, निजी संपत्ति और निजी उद्यमशीलता नहीं होती है, सब कुछ राष्ट्रीयकरण किया जाता है। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो समाजवाद का मॉडल अपनाया गया उसमें आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस को महत्व दिया गया और उसको डेमोक्रेसी के साथ लेके चला गया है। तो इस दृष्टि से इसे हम लोकतांत्रिक समाजवाद कह सकते हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था के स्तर पर निजी उद्यमशीलता और सरकारी नियंत्रण जैसे तत्व साथ साथ अस्तित्व में रहेंगे, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसके अलावा ये जो कार्ल मार्क्स है जिसने समाजवाद या साम्यवाद का मॉडल दिया था, उसके द्वारा जो प्रतिपादित हिंसक संघर्ष, फर्क संघर्ष का सिद्धांत है, उसको भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना अस्वीकार करती है और अहिंसक नीतियों के माध्यम से ही समाजवाद को प्राप्त करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक महत्वपूर्ण डिसीजन जिसका नाम है डी अस नकारा बनाम भारत संघ 1982, इसमें ये स्पष्ट किया कि भारतीय जो समाजवाद है वो गांधीवाद और मार्क्सवाद का एक अनोखा मिश्रण है, जो गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। गांधीवाद अर्थात अहिंसक की बात करते थे गांधी जी, अहिंसा की, तो अहिंसक समाजवाद है। तो इसका मतलब यही है कि हमारा समाजवाद है वो आर्थिक समानता और आय का समान वितरण, वंचित वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर बल देता है। परंतु इन सब के उद्देश्य के लिए पूर्ति के लिए हम अहिंसक और शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग करेंगे और निजी संपत्ति और उद्यमशीलता को खत्म किए बिना दोनों पक्षों में सामंजस्य साधने का प्रयत्न करेंगे। अब हम देखेंगे कि 1991 में क्या हुआ कि भारतीय राज्य के समाजवादी ढांचे में एक परिवर्तन देखा गया। 1991 में क्या किया, नई आर्थिक नीति लागू की गई थी, उसके अंतर्गत क्या किया गया था, निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण पर काफ़ी अधिक बल दिए जाने लगा। और अब जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी हद तक विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ चुकी है। तो अब हम कई लोग कह रहे हैं कि भारतीय राज्य अब समाजवादी नहीं रहा बल्कि नव उदारवादी हो गया है। ये डिबेट का विषय है।
तीसरा जो राज्य व्यवस्था की प्रकृति का परिचय देते वो शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष जैसा कि मैंने बताया था कि भारतीय राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों को समान रूप से आदर करेगा और धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह है पंथ निरपेक्षता का अर्थ। नेक्स्ट जो स्वरूप है भारतीय राज्य व्यवस्था का चौथा, वो है कि लोकतांत्रिक। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारतीय राज्य व्यवस्था है तो शासन के जिस स्वरूप को स्वीकार करती है वो है लोकतांत्रिक, न कि राजतंत्र या अधिनायक तंत्र। लोकतांत्रिक का मतलब क्या हुआ कि भारत का शासन भारत की जनता के द्वारा ही चलाया जाएगा और हम अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र में अपना शासन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता चलाती है। पांचवा जो राज्य व्यवस्था की प्रकृति का परिचय उसमें वर्ड है वो महत्वपूर्ण है, वह गणराज्य। तो भारत जैसा कि मैंने बताया कि गणराज्य है। गणराज्य किसे को कहते हैं? गणराज्य हम उस राज्य को कहते हैं जहाँ पर नागरिक किसी भी पद पर आसीन होने की योग्यता रखता है और ऐसे राज्य में राज्य का प्रमुख भी वंशानुगत नहीं होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। यह व्यवस्था अमेरिका और फ्रांस में है, इसको भी भारत ने स्वीकार किया है और यही कारण है कि भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होकर भारत की जनता के द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो ये दूसरी प्रस्तावना की उपयोगिता वो थी कि राज्य व्यवस्था की प्रकृति का परिचय देता है। तीसरा जो उद्देश्य उपयोगिता है वो है कि प्रस्तावना है वो संविधान के उद्देश्यों का भी परिचय देती है। तो प्रस्तावना हमको ये बताती है कि संविधान के उद्देश्य क्या है। तो 4 उद्देश्य मुख्य तौर पर हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। पहला उद्देश्य है वो यह है कि जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना। यहाँ पर न्याय का मतलब है कि समाज में जो आर्थिक संसाधन है या राजनीतिक शक्ति है या फिर जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसका वितरण जनता के बीच न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए। किसी एक पक्ष में वर्ग विशेष के रूप में झुकावा नहीं होना चाहिए, इसका वितरण न्यायपूर्ण होना चाहिए। सामाजिक न्याय के में निहित होता है कि समाज के जो वर्ग पहले के सामाजिक कारणों से मुख्य धारा से पीछे रह गए थे उन्हें समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण व अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए। और जो SC, ST, OBC महिलाओं को जो दिया जाने वाला आरक्षण है इसी तर्क के तहत दिया जाता है। दूसरा है वो है राजनीतिक न्याय। इसका अर्थ क्या हुआ कि राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी के लिए जिन सहायक परिस्थितियों की जरूरत होती है उसका वितरण कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि समाज का सामान्य नागरिक भी उसमें भागीदार बन सके। और वयस्क मताधिकार के साथ साथ वंचित वर्गों के लिए भी राजनीतिक आरक्षण जैसे प्रावधान इसी कारण हमारे संविधान में किए गए। कोई भी चुनाव लड़ सकता है, उसको इस काबिल बनाया जा सके कि कोई भी व्यक्ति लीडर होकर चुनाव लड़ सके। तीसरा जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि समाज की जो सामाजिक संपत्ति है उसका वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि समाज की जो इकोनॉमिक रिसोर्स है किसी छोटे से वर्ग विशेष तक सीमित न रहकर विभिन्न वर्गों में आय और जीवन के स्तर के अंतराल को कम से कम हो, गैप कम से कम हो, और काम करने वालों की दशाएं हैं वो ऐसी नहीं हो कि उनका शोषण किया जा सके, और हर मजदूर को इतनी मजदूरी दी जानी चाहिए कि वो अपना जीवन गरिमापूर्ण तरीके से निर्वाह कर सके। वर्तमान में जो नरेगा जैसा प्रोग्राम चल रहा है मनरेगा, वो इसी न्याय, आर्थिक न्याय के आदर्श को पूरा करने का प्रयत्न मात्र है। दूसरा है जो संविधान का उद्देश्य का परिचय है वो है जनता को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये दूसरा उद्देश्य है संविधान की प्रस्तावना। तो ये
स्वतंत्रता का जो आदर्श है वो मूलतः फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतनी अधिकतम स्वतंत्रता दी जाती है जितनी बाकी व्यक्तियों को भी दी जा सके। तो स्पष्ट है कि स्वतंत्रता असीमित नहीं है बल्कि सीमित स्वतंत्रता है। जैसा कि अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता दी गई है, उनके साथ साथ उसमें युक्ति युक्त निर्बंधों का भी उल्लेख किया गया है जो कि इन स्वतंत्रताओं को सीमित करते हैं। ये सीमाएं वैसे मनमानी रूप से नहीं लगाई गई है। ये सीमाएं अपनी स्वतंत्रता पर जो लगाई गई है वो राज्य की सुरक्षा है, लोक व्यवस्था है, शिष्टाचार है, सदाचार है, अपराध को भड़काने से रोकने के लिए या किसी की मान हानि करने या अदालत की अवमानना करने से संबंधित है। तो इस प्रकार भारत के संविधान में धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता भी अत्यंत व्यापक रूप से दी गई है, जिसके तहत क्या आता है, कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि और आस्था के अनुसार किसी भी धर्म के अनुसार आचरण करने को लेकर फ्री है, स्वतंत्र है। इसके विस्तृत प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में किए गए हैं। तीसरा जो संविधान का उद्देश्य वो है भारतीय संविधान का, वो है प्रत्येक व्यक्ति को पद और अवसर की समानता उपलब्ध कराना। समानता का सामान्य अर्थ क्या होता है कि ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति अथवा समूह के पास विशेषाधिकार न हो, किंतु इसका ये अर्थ पर्याप्त नहीं है। इसका सकारात्मक अर्थ हम लेते हैं वो ये है कि देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए कि वो मनोवांछित गरिमा के साथ, मानव उचित ह्यूमन डिग्निटी के साथ अपने समाज में उपलब्ध अवसरों तक अपनी पहुंच बना सके। हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक इन समानताओं की गारंटी भी दी गई है, जिसमें विधि के समक्ष समानता, धर्म, लिंग आदि के आधार पर असमानताओं का विरोध, निषेध, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 आदि ऐसे प्रावधान किए गए। इसके अलावा भी हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है उसके अंतर्गत भी पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 के तहत के भी प्रावधान इस आदर्श की उपलब्धि में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में शामिल किए गए। चौथा जो उद्देश्य है वो है हमारे संविधान में बंधुत्व की भावना का विकास करना, फ्रेटर्निटी, भ्रातृत्व या बंधुत्व की भावना का। यह आदर्श भी फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी इसको महत्व दिया और प्रस्ताव में शामिल किया। ये क्यों शामिल किया? क्योंकि अंग्रेजों की जो नीति थी शुरू से ही वो थी कि फूट डालो और राज करो। तो इस कारण क्या हुआ कि भारतीय समाज में बंधुत्व की भावना का काफ़ी हद तक ह्रास हो गया था, विघटन हो गया था और धर्म के आधार पर देश का विभाजन भी हो गया था। इसलिए ज़रूरी था कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए देश के भीतर हम की भावना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी फीलिंग का विकास हो सके, हम की भावना का विकास हो सके। और यही कारण था कि हमारे संविधान में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता पर बल दिया गया है। तो ये संविधान का उद्देशिका का था, वो तीसरी उपयोगिता थी जिसमें उद्देश्यों के बारे में, 4 उद्देश्यों के बारे में वर्णन किया गया। चौथी जो संविधान की उपयोगिता वो है संविधान के अर्थ निर्धारण के लिए उपयोगी, कि संविधान का इंटरप्रिटेशन किस प्रकार किया जाए उसके लिए। जैसे कि इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ कहीं भी संविधान के किसी प्रावधान का अर्थ निर्धारित करना कठिन हो वहाँ पर ये मददगार होगी। एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, बेरूबारी यूनियन मामला। क्या नाम था? बेरूबारी यूनियन केस। ये हुआ था 1960 में। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि प्रस्तावना का मूल महत्व क्या है, संविधान के अर्थ निर्धारण में, और ये संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना क्या है? संविधान की है, कुंजी है। और जहाँ कहीं भी संविधान की भाषा
अस्पष्ट या संदिग्ध होगी वहाँ उसके अर्थ के इंटरप्रिटेशन के लिए प्रस्तावना की मदद ली जानी चाहिए। तो ये प्रस्तावना की नेक्स्ट उपयोगिता। अंतिम जो प्रस्तावना की उपयोगिता वो है कि ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपयोगी है प्रस्तावना। वो किस प्रकार है? क्योंकि प्रस्तावना हमें ये बताती है कि भारतीय संविधान किस दिन स्वीकार और अधिनियमित किया गया था। आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख है, वो संविधान के स्वीकृत व अधिनियमित होने की तिथि के रूप में किया गया है। तो प्रस्तावना की ये भी उपयोगिता है। तो ये आज की क्लास में हमने प्रस्तावना के बारे में विस्तार रूप से जाना कि प्रस्तावना का क्या महत्व है, प्रस्तावना का कंटेंट क्या है, प्रस्तावना में कब कब संशोधन किया गया, क्या क्या शब्द जोड़े गए, उनका क्या महत्व है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानेंगे।